के प्रेसिडेंट जनाब सलीम आलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज की इस अज़्म इफ्तार में इकट्ठे होकर दुआ करने का और इफ्तार करने का मौका नसीब फरमाया। बाकी मेरे सीनियर साथी सभी को सलाम अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो हमारी पहली बार आप आए थे जहाँ 2 साल पहले, आज 2 साल के बाद ही रोड के गवर्नमेंट कहती है आपने तो ये चांदनी चौक बना दिया, पर मुझे पता चांदनी चौक कहाँ बना हुआ, ये तो रोड को भी 200 मीटर रोड आज भी कच्चा बना हुआ जो आपने 2 साल पहले देखा था। इसकी एग्जाम्पल अगर नेशनल हाईवे की हालत तो बाकी आप सोच लोगे। कहती है कि जब सरकार ये कहती है कि हम बहुत कुछ करते हैं तो फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं करते कहाँ हैं, करते किसके लिए हैं। बहरहाल काफी समय हो गया, अब समय नजदीक आने वाला है इलेक्शन का। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते में जब इलेक्शन कमीशन का दौरा यहाँ होगा, सियासी लीडर भी मिलेंगे और अफसरान भी मिलेंगे। मुझे लगता है ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो वक्त आ गया है जब आपको फैसला करना है। तो ये फैसला वो है जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा फैसला होता है। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये होगी कि आज का वोट बड़ा कीमती वोट है। आज का वोट हिस्टोरिकल वोट है इस लिहाज से भी कि आप ये मानिए कि 1947 में हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, लेकिन शायद उस दिन भी हमने अपना फैसला लोगों के हाथ में छोड़ दिया। उस वक्त भी हमने एक पार्टी के हाथ में फैसला छोड़ दिया। आज लोगों को फैसला करना है। क्यों? हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, 5 अगस्त 2019 को वो हटाया गया। उस स्पेशल स्टेटस में बहुत कुछ बाकी रखा नहीं गया था, लेकिन एक चीज जरूर था उसमें कि हमारे बच्चों के लिए नौकरियां जो थी वो उनके लिए थी, जितनी भी निकलती थी। क्यों? यहाँ इंडस्ट्री जो आई, मुझे पता आप इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मजदूरी के सिवा हमारे लोगों को कुछ और नहीं मिलता है। बाकी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को वो भी नहीं मिलते। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला किया था उसके तहत उन्होंने क्लास 4 नौकरियां हम लोगों के लिए रखी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी पार्टी या अपनी पार्टी सामने आई, हमने एक दिन में फैसला तब्दील कराया और आज सभी नौकरियां आप सब लोगों के लिए हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह जमीनों का जो फैसला हुआ, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि 5 अगस्त के बाद कोई भी जमीन खरीद सकता था। ये वाहिद एक पार्टी है जो सामने आई है जिन्होंने फैसला करवाया कि कम से कम 95% जमीन है जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ये सब कुछ काफी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं, होना है, जरूर होना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिना और कोई चारा नहीं है। लेकिन आपको एक वादा करता हूं, अल्लाह के फजल से जिस वक्त वो रेवोल्यूशन शुरू होगा 80% लोग हमारे उसमें जाएंगे, या आपके साथ होता है। और जिस इंडस्ट्री में 80% लोग हमारे नहीं होंगे, उस इंडस्ट्री को यहाँ काम करने नहीं देंगे। एजुकेटेड है, टेक्निकली महारत रखते हैं, लेकिन मौका नहीं है इनके पास, वसाइल यहाँ नहीं है, वरना अपनी इंडस्ट्री यहाँ खोलते हैं। मैं अपने खास मुस्लिम समुदाय से यहाँ एक आज अर्ज करना चाहता हूँ। आपने 72 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा। 72 साल से वो कहते हैं जिस तरह गाय को बांध के जैसे रखते हैं, इसी तरह हम कश्मीर में भी बंधे रहे और आप लोग भी बंधे रहे कि चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद कुछ न कुछ हमारा करेंगे। जब हम आज देखते हैं, आज के इस हमारे हाल के जिम्मेवार अगर कोई जमात है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा, क्योंकि 60 साल वो इक़्तिदार में रही और 10-12 साल एक और पार्टी इक़्तिदार में रही। चाहे कभी वो भाजपा के साथ रहे, दोनों जमातें भाजपा के साथ रही, आज दोनों भाजपा को गाली निकालते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार होता है उस वक्त भाजपा इनके लिए बहुत अच्छी होती है। कभी कांग्रेस के साथ रहे, आज आप देख रहे हैं क्या हाल उस कांग्रेस का भी हो गया है कि वो अपनी जमात नहीं बचा सकती है, हमें क्या बचाए। मेरा मानना है जो जमातें, जिन जमातों के लीडर अपने लिए रहाई ढूंढने में लगे रहेंगे, वो आप लोगों का क्या मसला करेंगे, हल करेंगे। वो क्या हमारे मसले हल करेंगे। जिनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कल मांगना है कि साहब हमें जेल नहीं ले जाना, क्यों? उनके खिलाफ केस है, करप्शन के केस है, क्रूर करप्शन के केस है।
اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کیا ہم ان جماعتوں کو آگے آج پھر ووٹ دیتے ہیں. ایک بار ایک نئی جماعت ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. ہم کوئی روایتی سیاست دان نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں. میرے ساتھ سیاست دان ہیں, میں نہیں یہ کہوں گا. یہ جو میرے ساتھی ہیں سب زمین سے جڑے ہوئے سیاست دان ہیں, لیکن میں ایک عام آدمی ہوں, آپ کی طرح سامنے آیا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کروں. موقع دیں گے اللہ کے فضل سے آپ کبھی شرمندہ نہیں ہو جائیں گے. اور ایک وعدہ کروں گا کہ عدل و انصاف, چونکہ یہاں میں آج میجورٹی دیکھ رہا ہوں اپنے مسلم سماج کی ہے, عدل و انصاف مجھے کسی سے سیکھنا نہیں ہے. ہمیں حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے کہ عدل و انصاف کی سکھایا, اور اس عدل و انصاف میں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے پہلے ہمیں ان کا سوچنا ہے. یہی ہے نا, اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کی عزت کرو, اس مذہب کی عزت کرو. لیکن یہاں پیش کیسے کرتے ہیں؟ یہاں کہتے ہیں کہ شاید اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو اور زندہ ہی نہیں رہنے دو. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو امن کا مذہب تھا, اور امن کے مذہب کو ہی ہم سب مانتے ہیں. جو بھی جس مذہب کو مانتا ہے, ہر مذہب میں یہی لکھا ہے کہ امن شانتی ہو. بھائیو, اس سرکار نے روز نئے چونچ لی. مجھے کسی سے سیکھنا نہیں ہے. ہمیں حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے کہ عدل و انصاف کی سکھایا, اور اس عدل و انصاف میں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے پہلے ہمیں ان کا سوچنا ہے. یہی ہے نا, اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کی عزت کرو, اس مذہب کی عزت کرو. لیکن یہاں پیش کیسے کرتے ہیں؟ یہاں کہتے ہیں کہ شاید اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو اور زندہ ہی نہیں رہنے دو. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو امن کا مذہب تھا, اور امن کے مذہب کو ہی ہم سب مانتے ہیں. جو بھی جس مذہب کو مانتا ہے, ہر مذہب میں یہی لکھا ہے کہ امن شانتی ہو. بھائیو, اس سرکار نے روز نئے چونچے کیے ہیں. مجھے پتا ہے 3 مہینے پہلے انہوں نے زمینوں کا ایک جھنڈا اٹھایا. نہیں جی, آپ کے پاس سرکاری زمینیں ہیں. جن کے پاس سرکاری زمینیں ہیں ان کو یہ چھیڑیں گے نہیں, لیکن غریبوں کو تنگ کریں گے. اس وقت بھی ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا میں ہوم منسٹر سے بات کی, اور مجھے خوشی ہے گورنر صاحب سے یہ بھی کی, اس پہ روک لگ گیا. ایک وعدہ کرتا ہوں, 1 انچ زمین بھی کسی کو ہم آپ کی چھیننے نہیں دیں. اور جہاں پہ جن لوگوں کی زمین چھینی گئی ہے اور ان کے گھر اس پہ تھے, یہ بھی وعدہ رہا کہ وہ واپس ان کو کرائیں گے. کیوں؟ گھر بنیادی ضرورت ہے. یہ آشیانہ ہے جو عمر بھر انسان محنت کر کے بنا لیتا ہے. انہیں یہ بھی انصاف نہیں آیا کہ یہ 2-2, 4-4, 5-5 مرلے ان سے کیا ہوگا. اب اگر لوگ اجڑے ہوئے تو گھروں سے علاقوں سے آئے اور انہوں نے کچھ زمین کاشت کی, بنجر زمینیں تھی. آپ سب جانتے ہیں یہ زمینیں بنجر تھی. آپ کی محنت نے, آپ کا لہو اس میں لگا, آپ کا خون اس میں لگا, تو آج آپ وہاں فصل اگا رہے ہیں. آج ان کو وہ زمینیں دکھ رہی ہیں, بہت اچھی زمینیں, لیکن ان کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے لہو اور پسینے سے ان زمینوں کو آباد کیا. میرے بھائیوں, یہ وعدہ ہے کہ وہ زمینیں آپ کی ہیں, اور اگر انہوں نے ملکیت آپ کو نہیں دی ہے, اس کی ملکیتی حقوق آپ کو دلا دیں گے. یہ آپ کا حق ہے, اور آپ کے بنا اور کسی کو نہیں کرتا. میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا, الطاف بخاری وہ وعدہ نہیں کرتا ہے جو وعدہ پورا نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے آج متبرک مہینہ ہے, میرے منہ میں بھی روزہ ہے. جو وعدہ آپ سے کریں گے اس وعدے پہ نبھائیں گے, اس وعدے کو نبھائیں گے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ کی بہبودی کے لیے کام کریں گے, ہر مذہب کی بہبودی کے لیے کام کریں گے. لیکن آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ نہیں, ایک بار بدلاؤ آئے. نہیں ہوگا, نہیں, ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کل ہمیں نکال سکتے ہو. ہم کوئی خاندان تھوڑا ہی ہیں کہ ہمارے میرے بعد میرا بیٹا آنے والا ہے, پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آنے والا ہے. یہ ابھی کی کچھ ہی ہفتوں میں الیکشن کمشنر جو ہے جموں کشمیر میں آ رہے ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن اناؤنسمنٹ کی جائے. کیا کچھ کہنا ہے؟ دیکھیے, جیسے آپ نے بھی پڑھا ہوگا میڈیا رپورٹ سے بھی ہے کہ اس ہفتے میں الیکشن کمیشن کا فل کمیشن ایکسپیکٹڈ ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ, چونکہ وہ سیاسی پارٹیوں سے بھی مل رہے ہیں اور ایڈمنسٹریشن سے بھی مل رہے ہیں, اور لگتا تو ایسا ہی ہے کہ شاید وقت آ چکا ہے جب الیکشن اناؤنس ہونے چاہیں. آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے. آلریڈی ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی سرکار تیار ہے الیکشن کے لیے. مجھے یاد ہے کچھ مہینے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کے الیکشن کے لیے موسم سازگار ہونا چاہیے باقی ریاستوں کے الیکشن اور لا اینڈ آرڈر کے حساب سے تو ہوم منسٹر صاحب خود ہی فرما چکے ہیں.
और हम सब भी देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, हमारी सरकार भी तैयार है, बाकी रियासतों में इलेक्शन हो चुके हैं और लगता है कि जमहूरियत का झंडा यहाँ पर भी मजबूत हो जाएगा और लोग अपना झंडा गाड़ देंगे, जिस जमात को भी वोट देंगे वो बनेगी और मुझे पुख्ता यकीन है वो जमात अपनी पार्टी होगी। सर आपने अपने संबोधन में कहा है कि दिल्ली की तरफ से काफ़ी जख्म दिए गए जम्मू कश्मीर को और महरम भी जो है दिल्ली से मिले, किस तरह के जख्म दिए गए? ये बात तो सच है। देखिए अब 47 से आज तक जो हमारे साथ हुआ है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दिल्ली की वजह से हुआ। अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल था तो वो तो दिल्ली की एमा पे ही, उन्होंने कभी सरकार खुद थोड़ा ही बनाई है, हमेशा उन्होंने ही बनाई, फिर पीडीपी ने बनाई, वही लोग साथ थे, कभी कांग्रेस साथ थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस थी, कभी पीडीपी के साथ थी, कभी भाजपा एक जमात के साथ थी, फिर बाद दूसरी जमात के साथ थी। तो ये सब जमातें तो एक दूसरे से ही इन्होंने हमें हुकूमत की और जो यहाँ खराबी ये कहते हैं हुई तो उनके ही एमा पे हुई ना। सर इंडस्ट्री की आपने बात की, हाल ही में गोदरेज जो कंपनी जिसने 100 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी से निकाली, क्या कहना चाहिए? देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, जब तक ना जो मुकामी आबादी है उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, इस इंडस्ट्री का हमें क्या फ़ायदा है? अब मुझे बताएं, हमें जम्मू कश्मीर के वासियों को क्या फ़ायदा है इस इंडस्ट्री का? अगर खाली हमारी ज़मीनें देनी हैं और उन ज़मीनों पे उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनानी है, हमारे बच्चे नहीं लगेंगे तो उन इंडस्ट्री के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं बड़ा क्लियर करता हूँ, जिस इंडस्ट्री वाले को ये लगे कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, उनके लिए जगह नहीं है। मैं उनको सलाह देता हूँ, मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, कि उनको चाहिए कि जम्मू कश्मीर की तरफ रुख ना करें। बाकी मैं उनको ये कहूँ, हम पुरामन लोग हैं, यहाँ कोई लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, आइए काम करिए, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। ये नहीं है कि हमारे बच्चे खाली मजदूरी करेंगे और बाहर से लोग आके उन पे सवारी करेंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। रवैया किस तरह का है जम्मू कश्मीर प्रशासन का? अगर बात करें जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति, किस तरह का रवैया दिखता है? देखिए मैं आपको बड़ा आज खुल के कुछ चीज़ें कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर 32 साल से जिन हालात से गुजरा आप सब वाकिफ़ हैं, और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है अमन कायम करने में। हम देख रहे हैं जो अफसर ग्राउंड पे हैं, जिन अफसरों ने डिलीवर करना है, जिन अफसरों ने डिलीवर किया, आज लोग हमें कहते हैं जो 30 साल यहाँ नहीं रहे, आज कहते हैं नहीं जी हम 1 महीने 2 महीने 15 दिन में अफसरों को उठा रहे हैं। पुलिस जैसे महकमे में खिलवाड़, ये क्या, ये किस बात पे? अगर किसी अफसर को 15 दिन में 1 महीने में 1-2 महीने में उठा रहे हो तो उन्होंने अगर कोई धांधलियाँ की हैं लोगों को बताओ ना, वरना ये क्या खिलवाड़ है? अगर पुलिस जैसी महकमे के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर कहाँ सरकारी मुलाजिम सेफ रहेगा? पुलिस तो हमारे अमन के साथ इम्पॉर्टेंट है ना। इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में आ रहा है, तो इस तरह से आप देखते हैं इन चीज़ों को, जिस तरह से यहाँ पे ऑल पार्टीज मीटिंगें की गई, डेलीगेशन दिल्ली गया, लेकिन अपनी तकलीफ का शिकार भी बनी, तो क्या कहेंगे इलेक्शन? अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी न कभी तनकीदों से डरी है और न डरेगी। हम उस वक़्त निकले हैं, हम वो मर्द मुजाहिद हैं जो उस वक़्त निकले जिस वक़्त लोग मुसीबत में थे। वो था 5 अगस्त 2019 के बाद के थे। हम सामने आए, लोगों की मुसीबतों के लिए आए, हम कोई इक़्तिदार मांगने नहीं आए। हम वो लोग नहीं हैं कि हमने दिल्ली को कहा होगा हमें इक़्तिदार में बिठाओ। हमें इक़्तिदार में बिठाने वाले हमारे लोग हैं और अल्लाह के फजल से हमने करके दिखाया है, लोग हमें दे देंगे। सर एक आखिरी सवाल बाकी ये जो आप देखते हैं ना ऑल पार्टीज मीटिंग है, ये सब अपने आप को बचाने, ये सुनो, ये लीडर अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो तभी लोगों को बोला क्या इन जमातों को वोट दोगे, इनके लीडरों को तो अपने आप को जेल जाने से बचाना है। सर बनिहाल में मार्केट एक्ट की जो स्टेट ने लगभग 62 दुकानें बंद कर दी हैं, ताहम 300 नौजवान जो है रोजगार कमा रहे थे। गलत है, फौरन खोल देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आने वाले वक्त में अगर आप बिल्कुल, मैंने ये आपको कहा, ये सब जो लोगों के विरोधी सवाल हैं, जो चीज़ें की गई हैं, वो सब हम वापस ले लेंगे। सर मुगल इतिहास किताबों से हटा दिया गया, क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? क्या इतिहास किताबों से हटता नहीं है, आज हटाओगे इतिहास तो इतिहास है, मोरिख लिखता रहेगा, ये आता है, ऐसे दौर भी आते रहते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मिटती नहीं है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुल्म नहीं मिटेगा, पीडीपी का जुल्म नहीं मिटेगा, भाजपा का जुल्म नहीं मिटेगा, कांग्रेस का जुल्म भी नहीं, ये ना लिखें, मोरे कहीं ना कहीं लिख रहा होगा।